सोचो तुम रात में तो सो रहे हो एक अच्छे भले से मतलब नॉर्मल माहौल में, और सुबह तुम उठ रहे हो तो तुम्हें पता चल रहा है कि तुम तो एक पूरे अलग देश में हो। तुम्हारा भाई मारा जा चुका है, तुम्हारे माँ बाप किसी और जगह जा चुके हैं जहाँ पे जो कोई और देश के नाम से जाना जा रहा है, और तुम किसी और देश में आ चुके हो। ऐसी ऐसी सिचुएशंस के बीच में शांति कायम करना और लोगों में ये जताना कि हम एक हैं, ये कितना बड़ा काम था। हम देखते हैं ना तो हमें लगता है कि यार नक्शा ऐसे ही बस, जैसे हम मैगी बांटते हैं कि ये ले आधा तेरा हो गया आधा मेरा हो गया, तो ऐसा नहीं था। नेशन बिल्डिंग ने बहुत जाने ली हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल, इसके पीछे स्ट्रगल की क्या कहानी रही है वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो देखो आइडिया क्या था नेशन बनाने का, मतलब एक राष्ट्र बनाने का आइडिया क्या था। जब जब अंग्रेज गए, ऐसा तो था नहीं कि हमारे देश में पहले से लोग नहीं थे या फिर जमीन नहीं थी, सारी चीजें तो पहले से थी ना। फिर क्यों इसको नया राष्ट्र कहा गया, क्यों इसको न्यूबॉर्न कहा गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पहले मुगल्स, उसके पहले कोई ना कोई और रूल करता ही आ रहा था, है ना। एक नया सा इंडिपेंडेंट कंट्री पहली बार भारत हुआ 1947 में। तो एक नए जन्मे बच्चे को किस तरह से देखते हो, अगर अक्टूबर में होता है ना तो भी उसको बहुत ज्यादा टोपी स्वेटर वेटर पहनाया जाता है, उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए भारत एक नया राष्ट्र बना था, अभी नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, इसलिए उसको और ज्यादा केयर और इसकी जरूरत थी। ऐसे में देखो, और उस केयर के साथ साथ जो संविधान ने प्रोवाइड किया था कि वी आर अ रिपब्लिक नाउ, तो उसको कैसे हम अप्लाई इम्प्लीमेंट करने वाले थे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक राष्ट्र के लिए। अब इसमें ये उभर के आता ना कि राष्ट्र एक्चुअली में होता क्या है। तो समझ लो जैसे कि आप देख रहे हो राष्ट्र को आप हम एक पेड़ की तरह समझो, कि जैसे एक पेड़ है आप समझ लो वो राष्ट्र है आपका। अब उसका जड़ क्या है, मतलब जो उसको खड़ा करता है या फिर जो जिसके उसका एग्जिस्टेंस ही है, तो वो होता है शेयर्ड मेमोरीज, शेयर्ड हिस्ट्री, पास्ट स्ट्रगल जो हमारा और आपका साथ है। आपको मैं अपना देशवासी मानती हूँ, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं आपके लोग, और आप भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए गए हैं। कहीं ना कहीं हमारा भी एक मतलब, हमें भी ब्रिटिशर्स ने हम पे भी कोड़े मारे, तुमको भी कोड़े मारे, तो ये जो इमोशनल एक वो होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है एक नेशन को खड़े होने में, एक राष्ट्र को खड़े होने में। तो दिस इज द रूट ऑफ अ नेशन। और और इसका ट्रंक क्या होता है, शेयर्ड टेरिटरी। अब हमारे मान लो हिस्ट्री तो हमारी सेम है, स्ट्रगल्स हमारी सेम है, पर तुम रहो कहीं और के, तुम हो नेपाल के, मैं हूँ इंडिया की, तो मैं क्यों अपना तुमको अपने राष्ट्र का क्यों मानूंगी, है ना। तब तो हम डिफरेंट नेशंस के हो जाएंगे। तो वो जो शेयर्ड टेरिटरी है, कि वो जो आपको हमको पता है कि ये इंडिया का नक्शा है, तो इसके अंदर आप रहते हो, तो मेरी आपसे भी भावना जुड़ी रहेगी कि यार आप तो मेरे राष्ट्र के हो, और जो भी रहेंगे उनसे भावना जुड़ी रहेंगी। तो ये चीजें तो हो गई ट्रंक और रूट। अब देखो कोई पेड़ है, तना भी है जड़ भी है, पर वो सूखा सा लगेगा ना, वो हरा भरा कैसे होता है। ऐसे हमारा जो राष्ट्र रूपी पेड़ वो हरा भरा कैसे होता है, लोगों के इमोशनल साइकोलॉजिकल बॉन्ड से। जब मैं साइकोलॉजिकली तुमको अपना समझूंगी, तभी एक्चुअल में हम एक राष्ट्र कहलाएंगे, हम एक राष्ट्र के लोग कहलाएंगे, देशवासी कहलाएंगे। तो वो ना सबसे ज्यादा मैटर करता है कि हम साइकोलॉजिकली एक दूसरे को अपना माने। नेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी बात की होती है, वरना वही जो पेड़ का एग्जाम्पल दिया, बिना फल फूल के सूखा बंजर पेड़ लगेगा। अब देखो नया नया तो हो गया, नया नया हमारा देश आजाद हुआ, तो इसमें प्रॉमिस क्या किया गया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत फेमस ये संबोध है ना, ट्रस्ट विद डेस्टिनी का मतलब अपनी डेस्टिनी के साथ इंटरव्यू। हमने प्रॉमिस किया था, हम आजाद हो चुके हैं, हमारा सदियों पुराना सपना था ये, तो अब हम आजाद हो चुके हैं, बस नई चीजें दिख रही हैं। एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ था पार्टीशन, कि अब भारत ना एक जो अखंड भारत रह गया था वो वैसा नहीं रह गया था, इसमें दो भाग हो चुके थे। एक और हिंदू, कहीं ना कहीं उन दो भाग होने से एक हिंदू मुसलमान, और जो अपनापन होता है ना, जैसे राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है वो फूल पत्ते अपनापन, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन से जाने लग गया था। उनके उनके मन में वायलेंस, मतलब एक दूसरे के प्रति मार काट, इसने मेरे भाई को मारा, ये मुसलमान है ये हिंदू है, तो मार काट, ये सारी चीजें वायलेंस आ गई थी। ट्रॉमा आ गया था कि इनकी वजह से हम अपनी जड़ों से दूर हुए, इनकी वजह से हम अपने घरों से दूर हुए। फिर डिस्प्लेसमेंट कि हाँ इधर से उधर जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें ना, जो चीजें हमको आजादी मिली पर किस रेट पे, इतने वायलेंस डिस्प्लेसमेंट और ट्रॉमा के उस पे
प्राइस पे हमको आज़ादी फाइनली मिली। और देखो, और आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन हमने पिलर, हमारे मेन पिलर्स क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा था कि मेन पिलर्स क्या होंगे हमारे राष्ट्र के। फर्स्ट यूनिटी, राष्ट्र वही होगा हमारा, राष्ट्र एक तब होगा जब इनमें इतने डाइवर्स लोग हैं, उन सब में एकता रहेगी, तो हमारा राष्ट्र एक एक्चुअल में राष्ट्र या एक देश कहलाएगा। सेकंड, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया ना कि प्रियम्बल में ही लिखा गया कि वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी को स्थापित करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि देश नया आजाद हुआ था और ज्यादातर लोग ना साक्षर भी नहीं थे, मतलब वोट करना क्या होता है ये चीजें तो छोड़ो, उनको पता भी नहीं था कि कौन कौन चुनाव में उठने वाला, क्या होता क्या, ये सारी चीजें उनको पता भी नहीं थी। ऐसे देश में डेमोक्रेसी स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मतलब लेकिन गोल ये भी था, पिलर ये भी था कि स्तंभ, हमारा देश खड़ा किन स्तंभों पे होगा। थर्ड था वेलफेयर। तो जैसे देखो इतने डाइवर्स लोग थे, उन सब का कल्याण एक साथ कैसे हो, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर था। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे भी एक पिलर दिया कि हम नेशन वही वो होगा जिसमें सबका समान कल्याण होगा। अब ऐसे में जब पार्टीशन हो गया ना, तो शुरू से पहले से जब भारत आजाद नहीं था और जब आजादी की उन्हें बातें कानाफूसी होने लगी थी, तभी दूसरे देशों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भारत जैसे डाइवर्स कंट्री को, जहाँ पे मतलब रंग रूप भेष भाषा हर तरह से अलग अलग लोग हैं, ऐसे में एक यूनिटी क्रिएट करना, लोगों को एक करना, एक राष्ट्र बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। और ये टास्क अभी तक नेताओं को नहीं लगा था, कि उन्हें लगा था नहीं यार हम कर लेंगे, हम आजाद हो गए तो और आगे नेशन बिल्डिंग भी कर लेंगे इजिली। पर जब पार्टीशन हो गया ना इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये डर कहीं ना कहीं उनके मन में घर कर गया कि हम कैसे, अब जब रिलीजन जैसे मैटर पे हमारा अब वो अलगाव हो गया, तो अभी तो बहुत सारे मैटर्स है, लैंग्वेज कल्चर, रिलीजन के बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस कल्चर्स, कई चीजें हैं। इन सब चीजों को हम एक जो भूमिका थी, जब जो एक पायदान था, बस रिलीजन को हम एक नहीं करके रह पाए, तो हम और सारी चीजों को कैसे एक साथ रख पाएंगे। तो ये बहुत जो सबसे पहला पिलर था ना कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया एक राष्ट्र बनाने का, वो अब सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था, इनको यूनाइट करके रखना। और देखो, और ये चैलेंज हो क्यों गया था पार्टीशन के बाद, क्योंकि पार्टीशन तो होता है, अब घर में भी बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है, तो हम अलग हो जाते हैं ना, कि चलो आप अपना खाना भी बनाओ, अब 4 लोग 5 लोग, हम 4-5 लोग अपना अलग खाना बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग फिर भी अच्छी रहती है, हंस के मिलजुल के रह लेते हैं और कोई ट्रॉमा नहीं हमें मिलता है, हो गया तो हो गया। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक और इतना इफेक्ट क्यों किया इस नेशन बिल्डिंग पे, इसके कुछ मेन रीजंस थे। फर्स्ट था कि देखो किस प्रिंसिपल पे ये पार्टीशन हुआ, रिलीजियस, मतलब अगर अपने मन से खुद से कि बहुत बड़ा देश हो गया इसको थोड़ा छोटा कर लो, ऐसा हुआ होता तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन अब उनके मन में ना एक दूसरे के खिलाफ खुन्नस बैठ गई, हिंदू मुसलमान और रिलीजियस मैटर पे वो जगह जगह दंगे और फसाद होने लग गए। इस वजह से ये एक चैलेंज बन गया पार्टीशन के बाद नेशन बिल्डिंग। सेकेंड था द ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। अब हिंदू मुसलमान अलग अलग किए तो गए, लेकिन जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो 2 जगहों पे सबसे ज्यादा थी, एक तो ईस्ट में जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, सेकेंडली वेस्ट में जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो तभी बांग्लादेश नहीं था ना, बांग्लादेश तो बाद में आया, मतलब उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पर ये 2 चीजें था, इनमें तो ज्योग्राफिकल डिफरेंस था। बीच में क्या आती थी, हिंदू मेजॉरिटी, जो लार्ज हिंदू मेजॉरिटी आती थी वो। तो इस वजह से इन 2 अलग अलग जगहों पे होने की वजह से, शायद एक जगह होते तो शायद खुन्नस कुछ कम रहती कि चलो धीरे से एक साइड से किनारे कर दिया, पर 2 जगहों पे थी, दोनों जगह अलग अलग अलगाव करने की वजह से भी ये पार्टीशन के बाद का दौर और मुश्किल हो गया। थर्ड, द अपोजिशन, जैसे कि NWFP यानी नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो था, ये पाकिस्तान में इधर सबसे जैसे पाकिस्तान है ना ये, तो पाकिस्तान के सबसे नॉर्दर्न पार्ट का ये एक पार्ट था, तो वो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाए, वो इंडिया के साथ ही मर्ज रहना चाहते थे। लेकिन अब चूंकि वहां भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो उन्हें मजबूरन पाकिस्तान के साथ मर्ज होना पड़ा। तो उनका भी ये था, उनके बेमन से हुए थे ना, तो वो भी इसलिए एक मुश्किल बन गए थे पार्टीशन के बाद। फिर जो फ्रंटियर गांधी थे, अब्दुल गफार खान, वो भी नहीं चाहते थे, वो बहुत फेमस नेता थे, वो भी नहीं चाहते थे कि हम अलग हो, एक अलग राष्ट्र बने, वो भी इंडिया के साथ रहना चाहते थे। पर वही मुसलमान बाहुल्य की वजह से उनको भी अलग होना पड़ा। तो इन लोगों की वजह से, अब मन से कोई होता है अलग तो चलो ठीक है, लेकिन इन लोगों को जबरदस्ती कहीं ना कहीं मजबूरी में अलग होना पड़ा,
तो इनके मन में भी एक खौफ था कि एक खुन्नस थी, तो ये भी इस वजह से ये भी डिफिकल्टी ला रहे थे एक नेशन बिल्डिंग में। फोर्थ क्या था, अब देखो जैसे कहा ना, एक वेस्ट में था एक ईस्ट में था। अब इन दोनों जगहों से जो सटे सटे जगह थे, यानी ईस्ट में पंजाब जो पाकिस्तान से एकदम सटा हुआ था, वहां की भी ज्यादातर आबादी हिंदू थी, और वो चूंकि सटा हुआ था वहीं से मतलब पाकिस्तान से सटा हुआ था, तो वहां भी बहुत ज्यादा वायलेंसेस हो रहे थे। और सेकेंडली जो वेस्ट में था, वेस्ट पाकिस्तान, वो पश्चिम बंगाल के पास था, तो और पश्चिम बंगाल में भी जो ज्यादातर मेजोरिटी थी वो मुस्लिम ही थी, तो उनकी वजह से वहां भी बहुत सारे दंगे हो रहे थे। इस वजह से जो सटे सटे इलाके थे वो दूसरे एकदम अलग ही रिलीजन के थे, मतलब मुसलमानों का अलग देश बनाया गया, उससे सटा हुआ जो इलाका था वो हिंदू बाहुल्य था, तो इस वजह से और भी ज्यादा डिफिकल्टी आई। फिर अब देखो ये जो था ना पार्टीशन हो गया, इसको ऐसे लगता है कि बस नक्शे पे हमने राष्ट्र का बंटवारा कर दिया, पर कहीं ना कहीं चूंकि ये रिलीजियस मैटर पे हुआ था, तो एक हमारे दिलों में ना, लोगों के दिलों में एक आ गया कि ये मुसलमान है, इसकी वजह से दंगे हुए, इसकी वजह से अलगाव हुआ, इसकी वजह से मेरे घर वाले इधर नहीं इधर गए उधर गए मारे गए, और ऐसे मुसलमानों के भी मन में आ गया कि इनकी वजह से हम, तो ये उनके दिलों में एक वो हो गया था कि अब हम अलग हैं। अब उन्होंने दिल से अपने आप को अलग अलग मान लिया था, तो इसलिए इसको ना दिलों का, उस टाइम के जो लिटरेचर वर्क करने वाले थे उन लोगों ने इसे दिलों का बंटवारा भी कहा। अब इस वजह से इन दिलों में जो बंटवारा हो चुका था, लोग एक दूसरे को अपना मानना जो छोड़ चुके थे, उसका रीजन ये भी था कि जो मेन जगह थी ना, जैसे वेस्ट पाकिस्तान से एकदम सटा हुआ कोलकाता ये, और जो ईस्ट पाकिस्तान था उससे सटा हुआ पंजाब, तो ये दो जगह कम्युनल जोन्स बन चुकी थी, यहाँ पे दंगे फसाद होते ही रहते थे। तो इस वजह से, और दंगे फसाद का कारण यही था कि लोग एक दूसरे को अपना नहीं मानते थे, तो इन दंगे और फसाद होने का रीजन यही था कि पार्टीशन जो हुआ था ना, इसने बस देश में नहीं लोगों के दिलों में भी बंटवारा कर दिया था। अब देखो इस टाइम पे पार्टीशन के बाद जो इतना मुश्किल दौर चल रहा था, इसमें गांधी जी के बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि पहली बात तो जब कोलकाता में ऐसे चल रहा था, कोलकाता में दंगे चल रहे थे, तो वो वहां पे गए थे 1947 15 अगस्त को तुरंत कोलकाता निकल गए थे वहां पे दंगों को शांत करने के लिए। फिर वहां पे जब दंगे कुछ शांत हुए तो वो वापस जनवरी 1948 में दिल्ली आए, और वहां पे उन्होंने एक अनशन किया कि ये दंगे शांत हो जाए। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अब चलो जितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, बाकी जो लोग जहाँ पे हैं उन्हें ये वहीं पे रहने दो। तो उनकी ये धारणा कि जो मुसलमान रह गए हैं बच गए हैं इंडिया में उनको यहीं रहने दो, ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा। तो इसी वजह से 30 जनवरी 1948 को उन्हें एसेसिनेट कर दिया गया, उन्हें नाथूराम गोडसे द्वारा गोली चला के मार दिया गया। और ये चीज लोगों को इस बात का इतना धक्का लगा ना कि मैजिकली, मतलब एक जादू की तरह से दंगे वंगे एकदम शांत हो गए। पहला रीजन तो शायद ये था क्योंकि महात्मा गांधी खुद एक बहुत बड़े अहिंसावादी थे, वो उनका हर अनशन से लेके जो भी चीजें थी उनकी सारे जो एक्ट थे वो अहिंसा पे ही बेस्ड थे, और ऐसे इंसान की इतनी हिंसक रूप से मौत को मार दिए जाना ना सबसे बड़ा एक वो हो गया, एक मतलब शॉकिंग था पूरे देश के लिए। तो महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद इसलिए अचानक से पूरे दंगे सब बंद हो गए। अब पार्टीशन के दंगे तो बंद हो गए, चलो ठीक है। अब फाइनली जो मतलब देश जो एक था वो बन गया था, इंडिया का नक्शा जो हम आज देखते हैं वो फाइनली अब हो गया था कि अब दंगे वंगे बंद हो गए, पार्टीशन के लोग इधर गए, इधर के लोग इधर गए, ईस्ट के लोग ईस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट के लोग वेस्ट पाकिस्तान में। अब क्या था मेन डिफिकल्टी थी, अब जो अंदर जो बचा था ना, अभी तो हम बाहर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, अब जो नक्शे के अंदर का था उसमें भी दो थे। एक ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, मतलब जिसपे ब्रिटिशर्स का राज था, सिर्फ वो अपने आप को एक कंसोलिडेट करके एकजुट होके एक राष्ट्र बनने के लिए तैयार थे। पर ये जो प्रिंसली स्टेट से लगभग 565 ये अपने आप को अलग नहीं देखना चाहते थे। इसमें से ज्यादातर लोग अपने आप को ऑटोनोमस एक अपना राज्य खुद, कि हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं, हमको तुम्हारी संविधान सभा से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने राष्ट्र पे अपनी जमीन पे खुद ही रूल करेंगे। तो उनको एकत्र करना ना सबसे बड़ी मुश्किल थी पार्टीशन के ट्रॉमा खत्म होने के बाद। अब जैसे कि ट्रावनकोर और हैदराबाद जैसे कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोविंसेस थे जिन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमको नहीं लेना देना, तुम अपनी संविधान सभा बनाओ, वो तुम्हारे देश इंडिया का है, हम नहीं है इंडिया के पार्ट, और हम अपने आप को अलग
इंडिपेंडेंट समझते हैं। तो उनको कैसे एकजुट किया जाए, क्योंकि इनकी जो आबादी थी ना, जो लोग अपने आप को अलग रखना चाहते थे इंडिया से, उनकी आबादी लगभग तब के भारत के लगभग 40 करोड़ आबादी का चौथा हिस्सा, मतलब 10 करोड़ आबादी थी, और वो सबसे ज्यादा अमीर थे। उनको खोना भारत नहीं अफोर्ड कर सकता था, तो इसलिए उनका मर्ज होना अपना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। लेकिन ट्रावनकोर और हैदराबाद जैसे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स ने खुद को ऑटोनमस कर दिया, क्योंकि जो हैदराबाद का निजाम था वो मुस्लिम था। वहाँ की जो मेजॉरिटी थी, पॉपुलेशन थी, वो हिंदू थी। वो चाहती थी कि इंडिया के साथ मर्ज हो, लेकिन हैदराबाद का निजाम बोलता था कि या तो हम पाकिस्तान के साथ मर्ज होंगे या तो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो उनको कैसे एक किया, ये हमारे आयरन मैन यानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की एक अप्रोच की वजह से उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत हैदराबाद पे उन्होंने कब्जा कर लिया और हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कर लिया। अब देखो, कुछ तो ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे ना जो क्लियरली चाहते थे कि हम भारत का एक अंग बनना चाहते हैं, क्योंकि वो हिंदू थे तो चाहते थे कि मैं भारत का अंग बनना ही चाहता हूँ। और कुछ लोगों को ना एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया कि आप हमारे साथ मर्ज हो जाओ, हम आपको बाह्य सुरक्षा देंगे और आप अपने आप को इंडिया बोलोगे, मतलब हमारे साथ मर्ज हो गए। ये बनाया उन्होंने और ये साइन करवाया गया उनसे, जो बोल रहे थे कि हाँ हम अपने आप को इंडियंस ऑलरेडी मानते हैं। वैसे मुंह बोल तो हो नहीं जाएगा ना, मुंह के भरोसे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेक्शन, और उसे साइन करवाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मैक्सिमम राजाओं से। फिर देखो, इसमें ना एक मणिपुर का केस है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह ये नहीं चाहते थे कि मैं इंडिया के साथ मर्ज हूं, ये अपनी ऑटोनोमस एक अलग कंट्री रखना चाहते थे। तो इसलिए पहली बार 1948 में एक चुनाव के उनको बोला गया कि ठीक है, हम आपको ऑटोनोमस ही रखेंगे, बस आप हमारे साथ मर्ज हो जाओ, कहने के लिए कि हाँ हम इसी देश का हिस्सा है, बाकी आपका खुद अपना रेवेन्यू या जो भी होगा आप खुद को एडमिनिस्टर करते रहना। तो इसके बाद 1948 के जून में पहली बार भारत में जो ना इलेक्शन हुआ था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। इसके पहले हमारे यहाँ कभी ऐसे इलेक्शन नहीं हुए, तो फर्स्ट टाइम मणिपुर में हुआ था, इसीलिए इसका बस मणिपुर का मर्जर इंपॉर्टेंट है। बाद में उन्होंने एक्सेशन मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा मणिपुर पे भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, पर क्योंकि पहली बार चुनाव तभी 1948 में मणिपुर में हुआ था, इसलिए ये केस ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देन अब देखो, अब बंटवारा हो किस मतलब कई राज्य हो गए अंदर, तो जब जो फेडरल हमारे संविधान ने कहा उसको किस बेस पे उनको अलग किया जाए। तो 1920 में ना पहले ही ये आइडिया बन चुका था कि हम भाषा के आधार पे अलगाव कर देंगे, अलग अलग राज्य बना देंगे। लेकिन अब जब पार्टीशन हो चुका था एक डाइवर्सिटी के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, तो सब लोग बहुत डर गए। जो अपर लेवल पे जो लोग थे वो डर गए कि यार हिंदू मुसलमान पे तो ऑलरेडी इतना सारा दंगा हो चुका है, अब भाषा के करने पे फिर कैसे दंगा होगा। तो फिर उन्होंने जो जैसे था उसको वैसे ही रहने दिया। लेकिन 1952 में जो मद्रास था तब का, आंध्र प्रदेश और मद्रास एक ही में था, वहां पे ये डिमांड उठने लगी कि हम तेलुगु बोलने वाले लोगों को अलग एक राज्य का दर्जा दे दो। और इसी के सपोर्ट में ना जो पोटी श्री रामुलु थे, उन्होंने 56 दिनों तक अनशन किया। तब तक तो वो गांधीयन थे, इसलिए उन्होंने अनशन किया इस डिमांड को लेके कि हाँ आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य का वो दे दो। लेकिन 56 दिनों तक लगातार अनशन करने के बाद जब वो मर गए तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर को माननी पड़ी ये बात कि चलो अब इनको अलग करना ही पड़ेगा। तो 1952 में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, मद्रास से हटके। फिर इसके बाद 1960 में मराठा बोलने वाले लोगों में जो कुछ गुजराती बोलने वाले लोग थे वो बन गए गुजरात। उनकी एक अलग सीमा निर्धारित की गई, अलग राज्य बना गुजरात नाम का। फिर उसके बाद 1966 में ऐसे ही जो पंजाब में हिंदी बोलने वाले लोग थे उनका एक अलग राज्य बना दिया गया, हरियाणा नाम का। तो इस तरह से भाषा के आधार पे मतलब अलग अलग राज्य बनते ही चले गए। अब देखो 1953 में आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको इसलिए बनाया गया कि एक कमेटी बनाई गई और उनसे बोला गया कि आप देखो क्या भाषा के आधार पर या क्या भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य का बंटवारा करना जरूरी है, बैठता है
या फिर किस आधार पे राज्यों का बंटवारा किया जाए। तो उन्होंने इस बात पे सहमति दिखाई कि हाँ, भाषा के आधार पर ही राज्य का अलग अलग राज्य बनाए जाने चाहिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टाइम। तो 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी लैंग्वेज के आधार पे। तो अब हमें इस बात से क्या पता चलता है, हमारे जो राज्य बने ना वो लिंग्विस्टिक बेस पे बने हुए हैं। अब देखो, इस तरह से लिंग्विस्टिक बेस पे हमारा एक जो नेशन बिल्डिंग था ना, ये फाइनली कहीं ना कहीं, या फिर उन लोगों को लगा कि बन चुका है। लेकिन आज हमारा देश कहाँ है? एक इंसान के कुछ करने पे या जो करके चले गए उनके करने पे नहीं होगा। वी हैव टू वर्क फॉर आवर नेशन, है ना। अभी भी कहीं ना कहीं बहुत, कहीं ना कहीं क्या, एक्चुअली अभी भी हमारा देश बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और इसको यूनाइट करना एक हर रोज एक स्ट्रगल होता है। कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग देखो, महाराष्ट्र में लोग कहें कि हम मराठी हैं, तुमको मराठी नहीं बोलना आता तो तुम जाओ। फिर ऐसे मतलब लोग ऐसे डिमांड उठाते ही रहते हैं। तो इस चीज को कैसे इग्नोर करके एक राष्ट्र को बनाए रखना क्यों जरूरी है ना, ये तो हम तभी जान पाएंगे जब हम पीछे के स्ट्रगल्स को समझेंगे। कितना स्ट्रगल करके कैसे कैसे करके उन्होंने तिनका तिनका जोड़ के बनाया एक नेशन को। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम मी। थैंक यू।